एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्लास चल रही है क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्लास चल रही है क्या? नहीं तो मैं बंद कर दूंगा अब वो। आज वैसे ही इतना बिजी स्लॉट रहा है। कशिश क्यों नहीं आते आइडिया बेटा? एक्सपोजिटरी एस्से में तो मैंने पील स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है कि पील स्ट्रक्चर को फॉलो कर। पील स्ट्रक्चर को फॉलो करके तो आइडिया आने चाहिए। अब आवाज सही आ रही है? पहले नहीं आ रही थी क्या आवाज सही? देखो, आज के सेशन में हम प्रेसी की बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम प्रेसी की बात करने वाले हैं भाई। प्रेसी ऐप पे कोई ग्लिच हो रहा है क्या? क्लास चल रही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्लास चल रही है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो जिसको इश्यू आ रहा है वो बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेगा, या तो उसके डिवाइस पे कोई इश्यू होगा भाई। आज हम प्रेसी की बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हमें प्रेसी को समझना है कि प्रेसी क्या होता है, ठीक है भाई। आ जाओ हम प्रेसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले तुम ही बताओ मुझे प्रेसी क्या होता है। तुम लोग प्रेसी से क्या समझते हो? सबसे पहले तुम ये बता दो कि भाई तुम लोग प्रेसी से क्या समझते हो। बताओ जी, जल्दी से बताओ, आप लोग प्रेसी से क्या समझते हैं? आपकी प्रेसी के प्रति कैसी समझ है? आप प्रेसी को क्या समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है, क्लास ओके है, बच्चों ने कह दिया ना। आप मुझे बताओ प्रेसी के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, आप प्रेसी से क्या समझते हो? देखो भाई, प्रेसी का मीनिंग क्या है? प्रेसी का एक सिंपल साधारण सा मीनिंग है, तुम्हारे पास में एक पैसेज है। पैसेज की लेंथ कुछ भी हो सकती है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे गए उसमें 100 वर्ड्स की लेंथ थी भाई। अब वैसे 800 वर्ड्स की भी प्रेसी, 800 वर्ड्स का भी पैसेज आ सकता है, 400 वर्ड्स का भी पैसेज आ सकता है। अदर एग्जाम्स में ऐसा है। तुम्हारे पेपर में 100 वर्ड्स का पैसेज पिछली दफा देखा गया था। हालांकि ऐसी कोई लेंथ मेंशन नहीं है कि इतनी ही आए, तुम्हें ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कोई लेंथ मेंशन नहीं है कि इसी लेंथ तक आएगा। ऐसी कोई लेंथ मेंशन नहीं है कि इतने ही पैराग्राफ, इतना ही आने वाला है। प्रेसी से एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं। प्रेसी से आप ये समझो, आपको एक पैसेज मिलेगा, कितने भी वर्ड्स का पैसेज मिल सकता है। मेरा मानना यह है 200 से ज्यादा तुम्हारे पेपर में नहीं मिलने वाला। 100 का मिल जाएगा, 200 का मिल जाएगा, 150 का मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला बेटा। उसको तुम्हें प्रेस करना है। प्रेसी का मीनिंग क्या है? उसको तुम्हें प्रिसाइज करना है, उसको तुम्हें कम शब्दों में वो सारा मीनिंग कन्वे करवाना है, ठीक है। अब देखो, जो ओरिजिनल पैसेज होता है ना, अब यूं प्रेसी की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, लेकिन जो ओरिजिनल पैसेज होता है ना, उसकी 1/3 लेंथ हो तो ज्यादा अच्छा है भाई। यूं तो प्रेसी की कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारा ओरिजिनल पैसेज है ना, जितना भी तुम्हारा ओरिजिनल पैसेज है, उसकी 1/3 लेंथ का हो तो ठीक है। 5 नंबर की है प्रेसी, 10 नंबर की नहीं है, 5 नंबर की है प्रेसी। तुम्हें एक पैसेज मिलेगा, 100 वर्ड्स का भी पैसेज हो सकता है, 200 वर्ड्स का भी पैसेज हो सकता है। आप उसको प्रेस कर दोगे, उसे प्रिसाइज फॉर्म में लिख दोगे कि वो पैसेज क्या बता रहा है, ठीक है। 5 नंबर की रहने वाली है। मेरा मानना है कि आपके पेपर में 100 से 200 वर्ड्स की लेंथ आ सकती है, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता 5 नंबर के लिए एग्जामिनर को जाना चाहिए, नहीं जाने वाला। अब हमें क्या पता कितनी लेंथ हमें रखनी है, तो यहां आपको समझनी है एक बात, समझने योग्य बात यह है कि प्रेसी में जो पैसेज की लेंथ है ना, उसकी 1/3 तक लेंथ आप रख सकते हो। 1/3 तक आप उसको प्रिसाइज फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब बारी आई और क्या करना है बेटा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रेसी में ना पर्सनल प्रोनाउंस का यूज नहीं करना। तुम क्या सोचते हो ये मैटर ही नहीं करता, तुम्हारा क्या मानना है ये मैटर नहीं करता। पर्सनल प्रोनाउन का इसमें क्या नहीं करना दोस्तों, यूज नहीं करना,
ठीक है जी। तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा विचार इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता। जो टेक्स्ट आपको दिया गया है आप उसी को एक्सप्लेन करोगे। मैं कह दूं आप उसकी ना एक बात बताओगे, एक काइंड ऑफ समरी जैसा रखोगे कि भाई इसका ये मतलब होता है। एक समरी जैसा बनाओगे कि भाई जो राइटर है वो ये बात कहना चाह रहा है। इसमें आप पर्सनल प्रोनाउंस का यूज मत करना, आई और वी का यूज मत करना, क्योंकि इसमें अपने विचार नहीं है। इसमें जो राइटर ने लिखा है वही विचार मैटर करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रेसी की बात कर रहे हैं। एक पैसेज मिलेगा, 100 से 200 की लेंथ आनी चाहिए तुम्हारे पेपर में, और इसको 1/3 में तुम्हें बनाना होगा। यानी 100 का आया तो भाई 30 वर्ड्स लिखने हैं तुम्हें, और अगर मान ले तुम्हारा 200 वर्ड्स का आ गया तो तुम्हें 60 वर्ड लिख देने हैं। फिर डन है? ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? पांच नंबर की ये पेपर में आनी है। पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना, अपना विचार बिल्कुल भी ऐड नहीं करना होता। एक काइंड ऑफ समरी बनानी होती है। क्या करना होता है? आपने पढ़ा और आपने कीवर्ड्स को पिक किया, आपने की लाइंस को समझा कि ये लाइनें हैं जो सारा मैसेज कन्वे कर रही है। आपने कीवर्ड्स या की लाइंस को क्या करना है? पिक करना है और उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, इन योर ओन लैंग्वेज। एग्जामिनर की ही लैंग्वेज अगर दोबारा लिखोगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी भाषा में लिखना है, एग्जामिनर की भाषा को नहीं लिखना। और एक बात और बताता हूं, जैसे पैराफ्रेजिंग होती है, हो सकता है किसी बच्चे ने सुन रखा हो, पैराफ्रेजिंग अलग है, प्रेसी अलग है। प्रेसी में पैराफ्रेज नहीं करना होता। पैराफ्रेज में तो क्या होता है? पैराफ्रेज में तो ये होता है कि तुम एग्जैक्ट सेम सेंस कन्वे करते हो, जो उसने बताया हूबहू तुम वैसा ही कन्वे करते हो। यहां ऐसा नहीं होता। यहां तुम उस समरी को बताते हो, यहां तुम उस बात को डिस्कस करते हो। यहां तुम समरी को बताते हो, यहां तुम उस बात को क्या करते हो? डिस्कस करते हो। ये तुम्हारी ही लैंग्वेज होती है। पैराफ्रेजिंग में तो किसी पैसेज को अगर आप पैराफ्रेज करो तो जैसे आइडियाज उसने अरेंज कर रखे हैं वैसे ही आइडियाज अरेंज करने हैं। जैसे आइडियाज उसने कर रखे हैं वैसे ही आइडियाज आपको अरेंज करने हैं। यहां ऐसा नहीं है। यहां है कि तुमने 200 वर्ड का एक पैसेज पढ़ा और इसको पढ़ के तुम क्या समझे, तुम्हें वो लिख देना है। एग्जामिनर यहां तुम्हारी इंटरप्रिटेशन पावर चेक करना चाहता है कि तुम किसी टेक्स्ट को पढ़ के समझ पा रहे हो क्या, और उस टेक्स्ट को अपनी भाषा में बता पा रहे हो क्या। लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यही बात बोली है। आपको सार निकालना है उसका, इसलिए मैंने एक जगह समरी जैसा कुछ लिखा होगा। आपको सार निकालना है, सार। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे शब्द होने चाहिए, ये नहीं है कि तुम रीफ्रेज कर दोगे। डन है? नलायक, अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करने का मतलब ये है तेरे विचार नहीं लिखने। तुझे ये नहीं कहना कि डेमोक्रेसी के बारे में मैं ये सोचती हूं, ये मैटर नहीं करता। जो राइटर सोच रहा है वो तेरे शब्दों में लिखना है, यानी उसकी वोकेबलरी यूज नहीं करनी, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करने, कंटेंट उसका ही यूज होना है। लैंग्वेज तुम्हारी होनी है। लैंग्वेज किसकी होनी है? तुम्हारी होनी है। डन है? क्लियर है? ये बात क्लियर हो रही है? उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। और थोड़ा सुना करो। तुम लोग बीच में कुछ भी कमेंट चिपका देते हो, ये होने के बाद ये करवा देना, इस चीज की पीडीएफ दे दो। यार अब तो थोड़े सेंसिबल बनो, इतनी क्लासेस हो गई, अब तो तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका पता होगा कि पढ़ते टाइम आप ऐसा कोई कमेंट ना चिपकाएं। फिर तुमने सीखा ही क्या फर्स्ट क्लास से अगर आप जुड़े हुए तो? पहले टेक्निकल ग्लिच के कारण अपनी क्लास 15-20 मिनट लेट होगी। अब फिर आप अगर इन्हीं बातों पे समय लगाएंगे तो आप आज का टॉपिक कैसे निपटाएंगे? ये बातें लास्ट में पूछने की, कहने की होती है, ना कि बीच में पढ़ते हुए। पैसेज को अपनी भाषा में लिखेंगे,
1/3 लेंथ कर देंगे, 100 से 200 वर्ड का आ सकता है। पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना, अपना ओपिनियन नहीं देना, तुम क्या सोचते हो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। राइटर ने क्या लिखा है, राइटर के अकॉर्डिंग क्या बात है वो लिखना है। ये काइंड ऑफ समरी है, आप पूरा पढ़ के कुछ लाइंस को पिक करोगे कि ये बातें मेन सार कह रही है, उस मेन सार को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख दो और उसको डिस्कस कर दो। ठीक है, आपको बचना है, आपको परहेज करना है। किस चीज से परहेज करना है, देखो मैं लिखता हूं, आपको एग्जामिनर की ही वो कैब रिपीट नहीं करनी। ऐसा नहीं है एग्जामिनर की ही वो कैब तुमने रिपीट कर दी, एग्जामिनर के ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आपको रिपीट नहीं करने, क्योंकि अपनी भाषा के ये अपनी खुद की लैंग्वेज में तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ना तो वो कैब की रिपीटिशन अलाउड है, ना ग्रामर के स्ट्रक्चर्स की रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन से नंबर कट जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, मान ले 3 पैराग्राफ है यार, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में ये कुछ लाइनें हैं, दूसरे पैराग्राफ में ये कुछ लाइनें बेटा, तीसरे पैराग्राफ में ये कुछ लाइनें। हो सकता है एग्जामिनर ने यहां 2 पॉइंट जोड़ रखे हैं, ए और बी, तुम्हारी मर्जी है, तुमने ए पॉइंट को उठाया और तुमने इस सी पॉइंट से जोड़ के रखा, तुमने इस बी पॉइंट को उठाया और इस डी पॉइंट के साथ लिखा। यानी ये टोटल तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे बनाओगे, ये टोटल तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे बनाओगे। यस यस, प्रीति क्लास की पहली क्लास पे चले जाओ, बैच की पहली क्लास पे जाओ। जिन बच्चों ने आज ही बैच लिया है वो भी प्रेसी को ना देखें, लेटर राइटिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेटर राइटिंग पे जाओ, वहां फॉलो करते चलो जैसे जैसे मैंने बातें बता रखी है। अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, अभी कौन सी पेपर की डेट आ गई, अभी भी कर सकते हो। ठीक है प्रीति बेटा, खुद को कैसा लग रहा है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, खुद की भाषा मैटर करेगी, भाषा। एग्जामिनर को कैसा लगना है, एग्जामिनर को कैसा लग रहा है ये खुद की भाषा में बता देना है, उसी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जामिनर को कैसा लग रहा है ये खुद की हमारी अपनी भाषा में हमें बताना होता है। अब तुम बताओ प्रेसी को तुम करोगे कैसे यार, प्रेसी तो तुम तब करोगे जब तुम्हें सबसे पहले क्या रीड करना आएगा, उस पैसेज को रीड करना आएगा। प्रेसी तो आप तब करेंगे जब सबसे पहले हमें क्या रीड करना आएगा, हमें पैसेज को रीड करना आएगा। बेटा प्रेसी करने के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ना, वो रीडिंग है, रीडिंग। कि आप रीडिंग करो और आपको सेंस बनानी आए, आप रीडिंग करें और आप सेंस आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या कहा जा रहा है। देखो प्रेसी को सबसे लास्ट में उठाने का एक कारण यह भी है कि प्रेसी में रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आपा ने ट्रांसलेशन की है तब भी आपा ने रीडिंग की है, एस्से की है तब भी आपा ने रीडिंग की है, लेटर की है तब भी आपा ने रीडिंग की है। प्रेसी में रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए। अगर रीडिंग नहीं है, अगर रीडिंग नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस आपा को। ठीक है बेटा, कंटेंट तो वही रखेगी। अगर उसने तूने कंटेंट ही बदल दिया तो वो प्रेसी बनी कैसे, तो वो प्रेसी बनी कैसे? अगर तुमने कंटेंट ही बदल दिया तो वो प्रेसी बनी कैसे बेटा? फिर तो प्रेसी बनेगी नहीं। फिर तो तुमने कुछ और लिख दिया, उसने दिया डेमोक्रेसी के ऊपर, अपने कंटेंट बदल के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिख दिया, फिर तो वही प्रेसी होगी। कंटेंट वही रहेगा, भाषा आपकी रहेगी। कंटेंट वही रहेगा, भाषा आपकी रहेगी। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होती, राम सेज, राम कहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसी बात को अपने शब्दों में कहते हो, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। सामने वाले की बात को अपने शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है, सामने वाले की बात को किस में लिखा जाएगा? यहां अपने शब्दों में लिखा जाएगा। हाँ राहुल, कुछ कुछ कंक्लूजन जैसा कि क्या बात कही गई है, मेन पॉइंट्स को कवर करते हुए कंक्लूजन की तरफ बढ़ना। इसकी बात का सार ये है, इस चर्चा का सार ये है, ये बताना है प्रेसी में। प्रेसी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो पहला काम है रीडिंग करना। प्रेसी वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे को क्या करनी आती है, रीडिंग। और रीडिंग के साथ साथ क्या, राइटिंग।
यानी सबसे पहला काम है रीडिंग सुधारना। अगर रीडिंग नहीं आती तो कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि जब तुम रीड ही नहीं कर पाए, सेंस ही नहीं पकड़ पाए, तो राइटिंग कैसे करोगे। इसीलिए मैंने प्रेसी सबसे लास्ट में उठाया है, क्योंकि जब मैंने एस्से लिखवाया, लेटर लिखवाया, ट्रांसलेशन करवाया, तो तुमने रीडिंग ही तो की। जब मैंने एस्से, लेटर, राइट और ट्रांसलेशन करवाया तो तुमने राइटिंग भी की। अब हम उस लेवल के ऊपर हैं कि हम रीडिंग और राइटिंग दोनों ही अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने प्रेसी को उठा रखा है। अब एक बार मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, एक बार मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, और तुम्हारे कोई प्रेसी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो तुम मेरे से ले लो कि मेरे को ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, 2 मिनट वो डाउट मेरे से क्लियर कर लो। मैंने जो बताया वो बता दो, क्लियर हो गया क्या। तुम्हारा कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे से ले लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। बेटा कैसी बात कर रहा है तू, चाहे किस कैटेगरी में हो। 20 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था क्या? वो जमाने जा लिए राजा, 20 नंबर पे सिलेक्शन सोचना ही गलत बात है कि 20 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? श्वेता, अगर तेरी ग्रामर की गलतियां हो रही है तो तू एक चेकलिस्ट बना, एक ऐसे लिख और उसमें गलतियों की एक लिस्ट बना कि तू इन इन चीजों की गलतियां करती है, इन इन चीजों की तू क्या करती है, गलतियां करती है। एक चेकलिस्ट बना, फिर जब भी तू ऐसे लिखे पहले उस चेकलिस्ट को पढ़, फिर तू ऐसे लिखने के बाद उस चेकलिस्ट से मैच कर कि ये गलतियां हुई तो नहीं। ऐसे तेरा दिमाग धीरे धीरे अलर्ट मोड में आ जाएगा कि तेरी ये गलतियां होती हैं, ऐसे तेरे को बात बनेगी। सुमित तुम सच में ही कार्टून नेटवर्क हो वैसे। अब ये बात आप कोर्ट में एफिडेविट पे लिखें क्या कि पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आगे मत पढ़ो। जब तूने ऐसे ट्रांसलेशन नहीं की तो तेरे को प्रेसी कैसे आ जाएगी। अभी ये 5 मिनट पहले ही तो बात बताई है मैंने। जो पेंडिंग है उसको निपटा, लास्ट में कर प्रेसी को, बिल्कुल लास्ट में। रख लो, बाद में आ जाऊंगा मैं। देखो जितने शब्द तुम एग्जामिनर के उठाओगे उतने तुम्हारे नंबर कटेंगे रीना। जितना शब्द तुम एग्जामिनर का उठाओगे उतने तुम्हारे नंबर कटेंगे, क्योंकि तुमने अपनी लैंग्वेज नहीं दिखाई। तो ना आए तो छोड़ने से तो अच्छा है कि तुम यूज कर लेना, लेकिन अगर तुम उसके वर्ड्स को उठाओगे तो ध्यान रखो आपको पेनल्टी लगेगी, आपके नंबर काटे ही जाएंगे। कोई विकल्प नहीं है, काटे ही जाएंगे आपके नंबर। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली हैं। अब देखो प्रेसी करने के तरीके। आज मैं 1-2 दिन अब मैं ज्यादा फोकस करूंगा रीडिंग के ऊपर। हालांकि मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा कि ये प्रेसी ऐसे लिखी गई है, आप वो भी देखेंगे, लेकिन पहली 1-2 क्लासेस में हमारा ध्यान ज्यादा रीडिंग की तरफ रहेगा कि हम रीडिंग समझ पाए। हम क्या समझ पाए? रीडिंग समझ पाए। थोड़े बहुत तो यूज करने पड़ेगा, मीनिंग है मेन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, मेन वर्ड्स को, मेन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अननेसेसरी वर्ड्स को भी अगर उसके यूज किया है जो घुमाए जा सकते थे तो नंबर कटेंगे। कुछ तो सेम रहेंगे ही। अब अगर हिसार का नाम लिख रखा है तो हिसार को थोड़ी घुमा दोगे, हिसार तो लिखा जाएगा ही। प्रियंका क्लासेस देख, क्लासेस, क्लासेस देख, क्लासेस। देखो फाइंड द सेंट्रल आइडिया, सबसे पहली बात है चर्चा क्या कहती है। फाइंड द सेंट्रल आइडिया, सबसे पहली बात क्या है भैया? चर्चा क्या कहती है ये पता करवाओ, चर्चा क्या कहती है। दूसरी बात है रिमूव एग्जाम्पल्स एंड रिपीटिशन। जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपको चीज एक्सप्लेन करने के लिए राइटर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख के देता है, आप उन्हें हटा देना, आपको एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए। रिपीटिशन भी नहीं करनी, ध्यान में रखना, आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि तुम्हें छोटा ही बनाना है। तुम आइडिया को रिपीट करोगे तो छोटा बनेगा कैसे, नंबर कट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसका मतलब एग्जामिनर भाई साहब ने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स उठाए हैं उन्हें अवॉइड करेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे।
एग्जामिनर भैया की जो वो कैब है उसे भी क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। कई बार पेपर में इजी सी प्रेसी आती है। इजी सी प्रेसी का मीनिंग है पैसेज आसान ही आता है। इजी सी प्रेसी का मीनिंग है जो पैसेज आना है वो पैसेज आसान ही आना है, आसानी। कई बार पैसेज चैलेंजिंग भी आ सकता है। आज मैं जो मैं पैसेज तुम्हें दिखा रहा हूं वो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी है, लेकिन अब वो कोर्ट क्लर्क के लेवल के नहीं है, उससे एक लेवल ऊपर के हैं। अच्छा भारती, तो बड़े दुख की बात है कि आप इंग्लिश में 2 नंबर से रह गए थे पिछली बार। हाँ, वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। प्रियंका, वोकैब की क्लासेस भी लगाई हैं आपने और फिर भी अगर याद नहीं हो रही तो उसका मतलब है रिवीजन की कमी है। आप सिलेबस जल्दी खींच रहे हैं तो हो सकता है आप रिवीजन नहीं कर पा रहे। फिर रिवीजन एक बार होल्ड ले ले वोकैब की क्लासेस से, जितनी क्लासेस लगाई हैं उनको रिवाइज कर। रिवीजन इज द की। अदरवाइज बेटा, ये तो मेरे को पहली बार आपसे ही कमेंट मिला है कि यूजुअली बच्चे को ग्रामर समझ में कम आती है, बच्चा वोकैब को तो खुश होकर पढ़ता है क्योंकि वो रट्टा मारना है। बीच में से देखी तब भी समझ आ गई। तो वोकैब अगर याद नहीं रह रही तो कॉपी को रिवाइज करो, फिर आप रिवीजन में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। भारती, फिर तेरा नंबर तैयार खड़ा है बेटा। हाँ, फिर तुम्हारा नंबर तैयार खड़ा है। अगर तुम इस बार इतनी मेहनत कर रहे हो, पिछली बार इंग्लिश से 2 ही नंबर में रहे थे, तो इसकी बार तुम्हारा नंबर तैयार पड़ा है। तो पीडीएफ मत पढ़। पीडीएफ से समझ नहीं आता, मेरी क्लास की वीडियो से समझ में आता है। अब उसमें मैं क्या करूं, क्लास की वीडियो देख ले फिर भाई। हमें तो जमा बालक वाली बात करते हो कई बार। एक सेकंड दो, ये आंखें लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है यार, दूसरी लाइट जला रखी है आज। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है कशिश, मैं भी ब्लैक बुक वाली कवर करवा रहा हूं अभी। तो एक बार तो मैं ब्लैक बुक से ही कवर करवा रहा हूं, फिर एक बार ब्लैक बुक वाले जरूरी हैं वो हो जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा और करवा दूंगा। मेरी क्लास वाले याद है तो बहुत अच्छा है, ब्लैक बुक वाले कवर हो जाते हैं। अब मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा। पैसेज क्या, पहले मैं आपको यह बता देता हूं भाई प्रेसी किस किस टाइप की हो सकती है। बेटा बहुत सारी टाइप्स हैं, है ना, बहुत सारी टाइप्स हैं यार जिससे प्रेसी बन सकती है, लेकिन मैं कॉमन प्रेसी की टाइप्स बता सकता हूं कि ये टाइप्स देखने को परीक्षा में मिल सकती है। बेटा क्या क्या टाइप्स हो सकती है, एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ सकती है। यानी कोई टॉपिक होगा डेमोक्रेसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड। बेटा शिक्षा से संबंधित आ सकता है, शिक्षा का योगदान कितना है, स्किल्स का योगदान कितना है, ऑनलाइन एजुकेशन का योगदान कितना है। एनवायरमेंट से रिलेटेड आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बातें हो सकती है। जैसे एसए में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पैसेज में भी यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन हो सकता है। वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं के बारे में आ सकता है, जैसे विडो रीमैरिज के बारे में आ सकता है। चाइल्ड मैरिज तो अब खत्म ही होली। सोशल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम समाज के अंदर मौजूद है, कास्ट सिस्टम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में आ सकता है। अमीर गरीब का जो गैप है उसके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रेसी देखने को मिल सकती है, बिल्कुल चांस है कि मिल जाए। ठीक है, तो पिछली स्लाइड में मेरे हिसाब में 6 हुई थी, 5 हुई थी, 5 समस्याएं बता दी, 5 तरीके बता दिए। छठा टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो वैसे सोशल इशू में ही आ जाना चाहिए। करप्शन, ये भी सोशल इशू है। 8वां मोरल वैल्यूज, ठीक है। 9वां हेल्थ, ठीक है। 10वां यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो पेपर में प्रेसी आसान भी देखने को मिलती है। पिछली बार जो कोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें आसान थी भाई। इस एग्जाम के लेवल वाइज आसान आना चाहिए, लेकिन कोई सेंटर लेवल का अगर एग्जाम हम उठाए ना, कोई सेंटर लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका कंपटीशन है, तो प्रेसी का लेवल अच्छा खासा मिल सकता है। तो मेरा तो ये पर्सनल बिलीफ है कि आपके पेपर में लेवल प्रेसी में एवरेज सा रहेगा, ना तो बहुत ही आसान आएगा ना बहुत मुश्किल आएगा, इंटरमीडिएट लेवल रहेगा। उसके लिए अब आप जितनी ज्यादा रीडिंग करो वो बात बनेगी।
उसके लिए जितनी ज्यादा आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, उतनी बात बनेगी। एक बात मैं और बता देता हूं, पेपर में ऐसी प्रेसी भी देखने को मिली है और ये जरूरी भी है। आर्ग्यूमेंटेटिव। बेटा आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होने वाला है, देखता चलियो। एक पैराग्राफ में कुछ बताएगा, दूसरे पैराग्राफ में उसका अपोजिट बताएगा। यहां बताना शुरू करेगा ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे, यहां बताना शुरू करेगा ऑफलाइन एजुकेशन के फायदे, या फिर बताएगा इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत, ऐसा कुछ बता देगा। ये पढ़ना, ये पढ़ा और तुमने लिखा। आर्ग्यूमेंटेटिव का मीनिंग है कि दो आइडिया मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ये दोनों मोस्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक में दूसरे की काट की जाएगी। या पहला आइडिया कुछ कहेगा और दूसरा आइडिया उसकी काट करेगा, उसका ऑल्टरनेट बताएगा। ऐसी प्रेसेस भी देखने को मिलती हैं, ऐसी प्रेसेस भी देखने को मिलती हैं। आने वाले एक दो दिन मैं आपको रीडिंग के ऊपर काम करवाऊंगा कि हम ज्यादा रीडिंग पढ़ें। मतलब मैं मेरी प्रेस से भी दिखाऊंगा कि इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मैं एक बार रीडिंग के ऊपर फोकस करवाऊंगा कि आपको रीडिंग करनी आए। अगर रीडिंग आएगी तभी आप राइटिंग कर पाओगे। और प्रेसी पढ़ते टाइम हर वर्ड का मतलब पता करना जरूरी नहीं होता, आपको एक आइडिया मिल जाए। कई बार जानबूझ के प्रेसी में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स डाले जाते हैं जो वास्तव में चैलेंजिंग वर्ड्स होते हैं, कि वो पढ़ के आपको समझ में ना आए मीनिंग, जानबूझ के ऐसा दिया जाता है, तो उन्हें स्किप कर दें। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें कि पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें आप, पूरा कॉन्टेक्स्ट। उन्हें क्या करना पड़ता है, कई बार स्किप करना पड़ता है। वर्ड टू वर्ड रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक वर्ड होता है, जैसे आईएलटीएस रीडिंग में हम करवाते हैं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का मीनिंग होता है कि एक बार आपने पैसेज गो थ्रू कर लिया और आपको पता लग गया पैसेज में ये बात है, मेन बातें पैसेज में ये है, इन तीन वर्ड का मतलब मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को मेन बातें पता है कि पैसेज क्या कह रहा है। क्योंकि आपको वर्ड टू रिप्लेसमेंट करनी नहीं, आपको समरी तो बनानी है। और जनरली वो जो वर्ड हैं, एक दो मुश्किल वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आए, उनसे बहुत ज्यादा सेंटेंस की सेंस खराब नहीं होती, आप पैराग्राफ की सेंस बना पाओगे। तो आप बताओ, क्या मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाऊं? आज जो मेरी प्रेसी है उसका लेवल अच्छा है, हल्के से लेवल की नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी अच्छे लेवल की रीडिंग करवाएं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है लेवल अप होता जाता है। लेटर्स थोड़े से आसान रखे, फिर ऐसे थोड़े से आसान गए, फिर ऐसे मुश्किल आते चले गए। ट्रांसलेशन पहले पहले आसान थी, फिर ट्रांसलेशन मुश्किल आने लग गई, ऐसा है। हिंदू एडिटोरियल से थोड़ी सी लाइट लैंग्वेज, लेकिन नॉर्मल स्टोरी बुक से अच्छी लैंग्वेज। हिंदू एडिटोरियल से थोड़ी सी लाइट लैंग्वेज हो सकती है। जो सेंटर लेवल के एग्जाम्स है उसमें तो हिंदू एडिटोरियल वाली लैंग्वेज देखी गई है, एज इट इज देखी गई है। लेकिन क्योंकि एग्जाम स्टेट लेवल का है तो उससे थोड़ी सी हम लो ही एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो लैंग्वेज आएगी आपा को। अब मैं तुम्हें पैराग्राफ दिखाऊंगा, मैं तुम्हें 2-3 मिनट का समय दूंगा, 2-3-4 मिनट तुम उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, सेंस बनाओगे। तब तक मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये रीडिंग की गेम है। अगर तुम मेरे सामने होते तो तुम ऑफलाइन रीडिंग करते, मैं तुम्हें देखता होता। अब कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट साइड में खड़ा रहूंगा, मैं भी रीड करता रहूंगा साइड में से, तुम भी रीड करते रहना, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, हम मेन सार पकड़ेंगे, मेन सार क्या है। ठीक है भाई, लो आ जाओ। आ गया जी, आ गया। So my dear students, this is the first paragraph of the very first pressy of today's session. आराम से पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूं इतने।
पढ़ लिया फर्स्ट पेज पढ़ लिया गया है, फर्स्ट पेज पढ़ लिया गया है। तो अब आपको सेकंड पेज की तरफ लेकर चलें। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उस पैराग्राफ को समझेंगे, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको समझ लेंगे हम। एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए चलेंगे आप। लो जी, मैंने आपको पैराग्राफ दिखा दिया। अब हम उस पैराग्राफ को साथ साथ पढ़ते हैं। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जिनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका मतलब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं उन्हें नजरअंदाज करेंगे। एक वर्ड है ईज, ठीक है जी। एक वर्ड है ये रहा, एक वर्ड है डिस्पेयर। ठीक है, ये तीन चार ही वर्ड हैं इस पहले पैराग्राफ में जो बच्चों को थोड़ा बहुत क्या कर पाएंगे, तंग कर पाएंगे। तो इन वर्ड्स की भी हम बात करेंगे। बेटा मैंने बताया था स्टैंड एट ईज, है ना। ईज एक नाउन होता है, जैसे इजी एक एडजेक्टिव होता है ना, इजी, वहीं से एक नाउन क्या बनता है, ईज। कह रहे द ईज विद विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज गिवन वे टू अथॉरिटेरियन रिजाइम इन वन एशियन कंट्री आफ्टर अनदर हैज मेड मैनी पीपल आस्क इन डिस्पेयर वेदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल इज suited to underdeveloped countries। कितना बड़ा सेंटेंस बनाए हो बे, कितना बड़ा सेंटेंस बनाए हो। इसका मीनिंग बताना कोई बता पा रहा है तो। मैंने बताया, मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के रखे हैं, सेंटर लेवल के मैंने आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, थे तो मैं थोड़े इजी पे भी ले आएंगे। बहुत बढ़िया कशिश, सेंस थोड़ी थोड़ी तुम पकड़ पा रहे हो। देखो कह रहे जितनी आसानी से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी एक ऐसी सरकार जिसे जनता ने बनाया है वो एक रास्ता तैयार कर देती है। किसकी तरफ रास्ता तैयार कर देती है, अथॉरिटेरियन रिजाइम, यानी अथॉरिटी का वहां पे शासन आ जाए। जितनी आसानी से ऐसा हो रहा है, एक एशियन देश में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, इसने बहुत सारे लोगों को ये बात पूछने पे मजबूर कर दिया। डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा से, दुखी से। अथॉरिटेरियन रिजाइम, रिजाइम का मीनिंग है शासन, अथॉरिटेरियन रिजाइम का मीनिंग है जहां एक अथॉरिटी हो। तो ये कह रहा है, हाँ, इसने लोगों को निराशा से ये पूछने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रखा है ना, पार्लियामेंट बना रखी है और ये सिस्टम वेस्टर्न मॉडल के ऊपर चलता है, ये हमारे लिए उचित भी है क्या, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। बेटा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कोई देश लोकतंत्र है, वहां जनता सरकार को चुनती है और फिर जिन सरकार को जनता ने चुना है धीरे 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 वो सरकार इस प्रकार से चेंजेस ले आती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाता है और वही सरकार अगली सरकार को चुनती है, अपने लोगों को चुनती है। तो कह रहे जितनी आसानी से एक डेमोक्रेटिक सरकार ने रास्ता बना दिया एक तानाशाही सरकार का, एक के बाद एक एशियन कंट्रीज में ऐसा देखने को मिला है, तो लोग निराशा से ये बात पूछते हैं कि क्या सच में ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट के थ्रू सरकार लाने का सिस्टम है, ये इफेक्टिव भी है क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे चाइना है, अब चाइना में डेमोक्रेसी थोड़ी है, पहले किसी टाइम में तो डेमोक्रेसी होगी लेकिन अब डेमोक्रेसी नहीं है, जब तक शी जिनपिंग जी जीवित हैं वही रहने हैं वहां पे। ऐसे ही रशिया है, किसी टाइम पे डेमोक्रेसी रहा होगा लेकिन अब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, व्लादिमीर पुतिन साहब आ गए हैं। कुछ इसी प्रकार से इजराइल में कहा जा रहा है कि अब डेमोक्रेसी है लेकिन जो अपने वो नेतन्याहू भाई साहब हैं अब
वही रहेंगे जब तक रहेंगे। और हमारे देश में भी ऐसी बातें ऑपोजिशन करता है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, सरकार अंदर अंदर ऐसा सिस्टम बना रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे यही लोग सत्ता में रहें, दूसरे लोग सत्ता पे ना आए। तो ये यही बात कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी में एक सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ने इतनी आसानी से एक रास्ता बना रखा है कि उस सरकार को तानाशाही सरकार में बदल दिया जाता है। इस बात से, इस रवैये से लोग निराश हैं और लोग दुखी मन से ये सवाल पूछते हैं कि क्या भाई साहब वास्तव में ये डेमोक्रेटिक वे एक अच्छा तरीका भी है क्या? ये वेस्टर्न मॉडल के ऊपर बेस्ड है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड है, लेकिन क्या ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में भी अच्छा है क्या? डेवलप्ड कंट्री का बहुत फर्क है बेटा। डेवलप्ड कंट्री का मीनिंग है लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों में सिविक सेंस है, लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं लड़ रहे। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, क्या उनको अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार को बना पाए? क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। उन्हें तो वो वाली बात है जैसे आप पढ़ते हैं भाई 100 रुपए की दारुएं बांटी और वोट डलवा लिए। बिहार में ऐसे काम आते हैं ना अखबारों में। तो ये वही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये तंत्र वास्तव में कामयाब है एक ऐसे देश के लिए जो भी तरक्की कर रहा है, जिसके लोग अभी उतने पढ़े लिखे समझदार नहीं है। पहली लाइन का मीनिंग किसी को समझ नहीं आया तो कंफर्म करना, नहीं तो यस कर देना। अब जो साथ साथ यस नो करेगा ना वही समझेगा, क्योंकि मुझे लगेगा समझ आ गया, तुम चुपचाप बैठे रहे, तुम्हें कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं, तो तुम फ्लो छूट जाएगा। समझ में आया तो यस कर दो पहली लाइन, समझ में नहीं आई तो जो बात समझ में नहीं आई वो बात लिख दो कि ये वाली बात दोबारा समझा दे, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ये मत कहना पूरा ही दोबारा समझा दे, फिर वीडियो 1 सेकंड पीछे करके देख लेना। ईज का मीनिंग है आसानी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीनिंग है डेमोक्रेसी, है ना। अथॉरिटेरियन रिजाइम का मीनिंग है अथॉरिटी, रिजाइम मतलब शासन, यानी जो तानाशाही की तरफ बढ़ना है, डिक्टेटरशिप जैसा कि एक पर्सन ही रहेगा। और ये तो गलत बात है, कोई भी बॉडी पे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि एक लोग ही तय करते रहें, फिर तो वो भाई भतीजावाद रहेगा ही, अपने चहितों को ही भर्ती करेंगे। डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा, मैंने वो कैब में करवाया था, देश पे निराशा छाई हुई है ऐसे करके, और कोई मुश्किल वर्ड था नहीं। पीपल, ये वो लोग डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता। ऐसी बहस की जाती है क्या वो सरकार चुनने में सक्षम भी हैं, क्या उनके पास सत्ता सुख चुनने का अधिकार भी होना चाहिए? जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, उनके हाथ में वोटिंग पावर है, तो उन्हें इन्फ्लुएंस करके, उन्हें धर्म के नाम पे लड़वा के, उनकी भावनाओं के साथ खेल के कोई ना कोई और सरकार में आ जाएगा, वे बुद्धू बन के बैठे रहेंगे। तो उन लोगों को तो अपने वोट की क्या नहीं पता भाई, वैल्यू ही नहीं पता। हमारी आप कितने बोले लोग हैं, गली में किसी ने पानी का कनेक्शन करवा दिया तो चुनाव के बाद चुनाव में उसी को वोट मिलना है कि ये पानी लेके आया था। अरे कौन सा अमृत ले आया, पानी तो हक था हमारा। अब वो एक पानी के कनेक्शन के बाद आगे चाहे कुछ करे हमारा, चाहे ना करे। तो डेमोक्रेसी उन देशों में ज्यादा सफल है जहां लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, जहां लोगों को अपने वोट की ताकत पता है, माड़ा मोटा दीन ईमान है, एजुकेशन से वो बातें पता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पॉपुलर इलेक्शंस ऑफन ब्रिंग इनकॉम्पिटेंट मेन टू द टॉप। कह रहे हैं जो मुख्य चुनाव होते हैं ना, ऑफन अक्सर उनसे भी अयोग्य लोग, इनकॉम्पिटेंट मैन यानी ऐसे लोग जिनमें योग्यता ही नहीं है, ऐसे लोग जिनमें क्या नहीं है, योग्यता है ही नहीं। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है योग्य, इनकॉम्पिटेंट का मीनिंग है अयोग्य लोग भी सत्ता में आ जाते हैं, टॉप मतलब पावर पे आ जाते हैं। दे कंटेंड, वे सोचते हैं, वे ऐसा करते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ पार्टी स्पॉइल्स ब्रीड्स ऑन करप्शन। कह रहे अयोग्य लोग भी सत्ता पे आ जाते हैं और साथ में डिवीजन ऑफ पार्टी का डिवीजन और खराब होता जाता है, और ब्रीड्स ऑन करप्शन। पार्टी डिवाइड होती रहती है, किस बात पे डिवाइड होती रहती है? करप्शन के नाम पे। व्हाट इज वर्स, सबसे बुरा क्या है? सबसे बुरा ये है द सिस्टम ऑफ, ये एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? परपेचुअल पार्टी वॉरफेयर। अरे यार एक सिंपल सी बात है, ए बी दो पार्टी, एक सी पार्टी,
ए पार्टी पे भी बहुमत नहीं है, बी पे भी बहुमत नहीं है, लेकिन दोनों सबसे बड़ी पार्टी है। अब ए पार्टी पे ज्यादा पैसा है, तो इस ए पार्टी ने क्या किया, एक तो इस सी के कुछ वोट अपने पास ले लिए और यहां से 3 नमूने और पकड़ लिए। इन 3 नमूनों को बोले कि ये मंत्रालय देंगे, तुम यहां आ जाओ, ये भी आ गए। तो ये बी पार्टी के पास जनाधार तो था, लोग इसे चाहते तो नहीं थे कि ये सरकार में, लेकिन ये सरकार में आ गई। ये इनके बीच में अटरम पटरम चलती रहती है, कभी ये यहां से लेगे, कभी ये यहां से लेगे। तो वो यही तो बात बता रहा है, वो कह रहा है ये परपेचुअल का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। लगातार जो एक वॉरफेयर, जो युद्ध सा चलता रहता है ना इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिससे ये डिवाइड होती रहती हैं, इससे अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग है बाधा उत्पन्न होना, समस्या उत्पन्न होना। समस्या उत्पन्न हो जाती है किसमें, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। यहां बिजनेस का मीनिंग ये नहीं है सरकार के व्यापार में भाई, यहां बिजनेस का मीनिंग है सरकार के काम में, कि सरकार क्या करे। आप समझ रहे हो? आपको अब ये लाइन समझ आई? जैसे जैसे सिंपल सी बात है, सन 2000 में अपना एक विमान अपहरण हुआ था, 1999 में हुआ था शायद, अफगानिस्तान में उसको उतारा गया था, कंधार हाईजैक के नाम से उसको बोलते हैं। और हुआ क्या, विमान अपहरण हुआ, विमान में 200 यात्री थे, तो वो यात्री भी साथ में ले गए, कंधार में उसको उतारा गया, फिर पाकिस्तान ले गए। और उन 200 यात्रियों के घरवाले पहुंच गए, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किया। आतंकवादियों ने एक एक घंटे में एक एक यात्री को मारना शुरू कर दिया जान से, कि हमारे ये आतंकवादी छोड़ो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सोचते कि क्या करें, लेकिन लोगों ने ऐसा उत्पाद मचाया कि भैया हमारे जो वहां फंसे हुए उनको निकालो कैसे न कैसे। और ओपोजिशन भी उन्हीं के साथ, ओपोजिशन ने सरकार का साथ ही नहीं दिया। तो हमारी गवर्नमेंट बैकफुट पे आई और कश्मीर से हमने क्या किया, मसूद अजहर नाम के आतंकी को निकाल दिया। ये वही आतंकी था जिसने बाद में इतने हमले किए, जिसमें 2000 के आसपास हमारे नागरिक और हमारे फौजी भाई टोटल शहीद हुए। इतने हमले इसने ऑर्गेनाइज करवाए हैं। उस हाईजैक में छूटा, सरकार मजबूर हुई, क्योंकि हमारे देश के जो लोग थे उन्होंने सरकार को मजबूर किया, हमारी ओपोजिशन ने मजबूर किया, और ये वारदात होगी। चलो वो आतंकी छूट गया, कुछ और आतंकी छूट गए। उसके बाद संसद आई और इस चीज को अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेलियर बताया गया और अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। अब देखो, जब ये नागरिक दोबारा आ गए तो सरकार का कर्तव्य क्या था, भाई आर्मी भेजे और खत्म करो उन आतंकवादियों को। लेकिन सरकार ये करे कैसे, देश के अंदर ही पंगा। अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और महज 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई, 1 वोट से। और मेरे को ये याद नहीं है अच्छे से, मैंने पढ़ा था कि वो 1 वोट भी शायद मुख्तार अंसारी को जेल से निकलवा के डलवाया गया। तो मतलब कहने का ये है कि जिस सरकार को आतंकियों से बदला लेना था, ये पार्टी की टूट फूट की राजनीति में वो सरकार ही डह गई और अल्टीमेटली नुकसान देश को हुआ। कांग्रेस सत्ता में आ गई, बीजेपी की विदाई हो गई, उसके ऊपर एक टैग लग गया कि आतंकियों के सामने झुकी, नाक कटवा दी। नुकसान देश का हुआ, उस आतंकी ने और आतंकियों की फौज खड़ी करी या हमले पे हमले करे। यही बात उसने बताई है कि ये लोकतंत्र का एक लूप होल है। अगर ये सिस्टम नहीं होता ना, सरकार उन 200 को नहीं बचाती। सरकार कहती भाई सिर्फ फौजी शहीद थोड़ी होएगा, नागरिकों का भी तो कर्तव्य है। सरकार खुद ही वहां आर्मी स्ट्राइक शुरू करवा देती, कुछ बचते, कुछ अपने वाले भी जाते, लेकिन आतंकी एक भी नहीं बचता। आई बात समझ में? हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन तुमने आज ही पढ़ा है क्या? अविश्वास प्रस्ताव डन है ना? हाँ, उस टाइम तुम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये चीजें हुई थी, तो हमें तो पता है, हम भी उस टाइम बच्चे ही थे। हमने भी बाद में जब थोड़े बड़े हुए, सूझबूझ आई, तो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी तो पता लगा। ये लोकतंत्र का ड्रॉबैक है कि ये पार्टियों का जो लगातार वॉरफेयर, झगड़ा चलता रहता है ना, डिवाइड कर दी पार्टी, ये विधायक वहां ले गए, वो ले गए, उससे राजनीतिक दलों को कोई भी नुकसान नहीं होता बेटा। उससे नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है आम नागरिक को, और देश को नुकसान होता है जी। किसे नुकसान होता है जी? देश को। बात समझ में आई? अपने हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था। चौधरी देवीलाल जी
की बहुमत थी, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, 1 महीने का टाइम राज्यपाल जी से मिला था क्योंकि ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, भजनलाल जी कांग्रेस से थे, तो 1 महीना सारा प्रशासन इसी चीज में था कि देवीलाल जी वाले विधायक जैसे तैसे भजनलाल जी को समर्थन दे और वो सीएम बने, और वो समर्थन मिला, वो सीएम बने। और उसी का है कि देवीलाल जी इतना क्रोधित हुए थे कि उन्होंने शायद गवर्नर को थप्पड़ दिखाया था या थप्पड़ मारा था कि आज तुमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, अगलों की पावर थी, कर दी। ये नुकसान है जी डेमोक्रेसी के, बता रहे, ये गंदी राजनीति है। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, पहला पैराग्राफ बेटा हमें क्लियर भी हो गया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि हम यहां से आगे चलें। अब आप सेकंड पैराग्राफ को आराम से शांति से पढ़ें। यस, देवीलाल जी भी गजब के लीडर थे, मेरे भी पापा बताते हैं और दादाजी भी बताते थे कि बिल्कुल ईमानदार छवि और एक भोले इंसान की छवि थी जिन्हें छल कपट नहीं आता था, ऐसा दादाजी सुनाते थे कहानियों में कि ईमानदार व्यक्तित्व बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेसी का ही तो लूप होल है। वो 1 महीना जब तक सरकार स्टेबल नहीं हुई, नुकसान तो जनता को ही हुआ, और किसको नुकसान हुआ। अगली बात पढ़ते हैं, कह रहे ये बातें है ना, दे पॉइंट टू द डिसमेल रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, निराश करने वाले, बुरे हताश करने वाले पिछले 10 साल के परिणामों को देख के है। कह रहे जो रफ्तार है ना सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक बदलाव की, वो बहुत ही ज्यादा धीमी है, और जो सरकारें हैं ना बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो फेल हो गई हैं उन समस्याओं के ऊपर होल्ड बनाने में, ग्रिप बनाने में, जो आम नागरिक क्या करता है, फेस करता है। वट दे से इज नो डाउट, कह रहे कोई नो डाउट नहीं है, कुछ हद तक ये बात सत्य भी है कि हमें इट इज पर्टिनेंट टू रिमेंबर, हमें ये बात भी जरूरी है ध्यान में रखनी कि दूसरे जो ऑल्टरनेटिव वे है ना सरकार चलाने के डेमोक्रेसी के अलावा, वो भी कोई बहुत ज्यादा क्या नहीं है, अच्छे नहीं है, उनमें भी इंटीग्रिटी नहीं है, या फिर उनमें क्या नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, उनमें क्या नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। मतलब यह है कि लोकतंत्र की कुछ बुराइयां तो बता दी गई हैं। लोकतंत्र की एक बुराई बता दी गई है कि पार्टी टूटती रहती है, सरकार बचाने के चक्कर में करप्शन होता रहता है, इस कारण से सरकार का काम रुक जाता है, आम नागरिकों को दिक्कत होती है। दूसरी बात बता रहा है, ये बात बता रहा है, कह रहे पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड देखो, जहां जहां डेमोक्रेसी और जो डेवलपिंग कंट्री है सब में ही बुरा हाल है। आम मूलभूत सुविधाओं से नागरिक संघर्ष कर रहा है, उसे वो सुविधा भी नहीं मिल रही, कहीं पे भी ना तो समाज का उत्थान हो रहा, ना देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा। ये कमियां उसने डेमोक्रेसी में बता दी। लेकिन कह रहे इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार चलाने के जो और तरीके हैं कि भाई डेमोक्रेसी हटाएं, कोई और तरीका लाएं, वो भी इफेक्टिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन तरीकों में भी कुछ ना कुछ कमी है, अब वो बात बताएगा। बेटा डेमोक्रेसी उसी समाज में अच्छी है जहां समाज अच्छा है। अपा जो लोग है ना, अभी आपा को 20-30 साल 40 साल और लगेंगे गुलामी वाली मानसिकता हटाने में। जब हम पैसे की जगह इंसान की कदर करेंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा। तो हम किसी गलत आदमी को चुन के वहां भेजेंगे ही नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज तभी तो अच्छी हैं कि गलत आदमी को वहां भेजेंगे नहीं। यहां जैसा काम थोड़ी है कि मर्डर के केस में अंदर था, बाहर आया और भाई बना और फिर सारे केसेस हटते चले गए। ये बातें समाज में जागरूकता कैसे आएगी? शिक्षा से आएगी, और बहुत जल्द आएगी। हम भी डेवलप हो जाएंगे, हम भी एक अच्छे समाज में जीवित रहेंगे जहां अधिकार होंगे, जहां करप्शन की जगह ही नहीं होगी, जहां भाई अन्याय की जगह नहीं होगी किसी के लिए भी। देखियो अब एक बार और पढ़ते हैं। Administration lacks even the saving merits of the regimes which are based on the suffrage of the people. कह रहे जो दूसरे तरीके हैं ना सरकार चलाने के, वो और ज्यादा कमजोर है, उनमें एक कमी है। क्या कमी है? एक सेविंग मेरिट, यानी एक फायदा तो है इन शासनों का, क्या? ऑन द सफरेज ऑफ द पीपल। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। डेमोक्रेसी का एक तो मकसद है कि भाई नेता जो पसंद नहीं आया और जनता में जो जागरूकता है तो जनता उस नेता को बाहर कर सकती है सत्ता से,
उस नेता को सत्ता से क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। डेमोक्रेसी का ये तो फायदा है, लेकिन जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां तो आपके पास अधिकार ही नहीं है सरकार चुनने का। ये सफरेज का मीनिंग है राइट टू वोट। वहां आपके पास अधिकार ही नहीं है वोट देने का भी। लीव इट टू द पीपल टू। तो ये एक सलाह दे रहा है, कह रहे लोगों के ऊपर ही छोड़ दो, क्या कि भाई खुद ढूंढो कौन सा तंत्र ज्यादा अच्छा है, ट्रायल एंड एरर से, यानी सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक नेता चुना, अच्छा काम किया, अगली बार फिर चुन लो, अच्छा काम किया, गलत काम किया, अगली बार इसको बाहर करो, अगला चुनो। यानी हिट एंड ट्रायल से चलते रहो और ये पता करते रहो कि कौन सी सरकार उनकी बेस्ट फ्रेंड है जो वास्तव में समाज में कुछ बदलाव ले आए। द पीपल कैन पीसफुली गेट रीड ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट which has failed to keep its promise। कह रहे लोकतंत्र की खूबसूरती तो यह है कि लोग शांति से उस सरकार को दफा कर सकते हैं जो फेल हो गई है उनके वादों को पूरा करने में, अपने वादों पे खरी उतरने में। They can overthrow a dictatorial regime only through a violent revolution। अब जैसे नॉर्थ कोरिया है भाई, अब आप अगर कहें कि हमारे देश में अभी इतनी चीजें खराब है, इतना करप्शन है, ये है वो, अगर हम ऐसा सोचें तो फिर नॉर्थ कोरिया को देखो। किम जोंग भाई साहब का अगर मन है तो देश में आज जश्न है, किम जोंग का आज मूड खराब है तो कोई हंसा तो तोप से उड़ा दिया। तो मेरी बातें समझ रहे हो, मैं तुम्हें क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि डेमोक्रेसी में कुछ बुराइयां हैं और डेमोक्रेसी में कुछ अच्छाइयां भी है, लेकिन जो सरकार के दूसरे तंत्र हैं उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों का जिक्र है कि जैसे कि तानाशाही है, तानाशाही में आप सरकार को उखाड़ ही नहीं सकते, वहां संघर्ष ही होगा, लोग मरेंगे, तब भी गारंटी नहीं है सरकार उखड़ेगी या नहीं उखड़ेगी। यहां तो एक कोकरोच जनता पार्टी बनी थी, सरकार को पसीने आ गए थे कि जनता में ज्ञान ना आ जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा। वहां तो अगर बना देते तो शाम को तो तोप से उड़ा ही देते, क्योंकि वहां क्या है, तानाशाही है, वहां तो जो सर फिरे तानाशाह ने कह दिया वही चलेगा। तो लोकतंत्र की ये तो खूबसूरती है कि चुपचाप हटा दो, नहीं पसंद आया तो बात खत्म, जो गया वो गया, आगे सुधार कर लो। वो यही बात कह रहा है, और वो कह रहे हैं लोगों के ऊपर ही छोड़ दो, लोग खुद ही तय करें कि उनके लिए क्या अच्छा है, कौन उनका दोस्त है। ये बात कौन तय करे, लोग ही तय करें। हाँ, वहां हंसना भी किम जोंग के लिए ही है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, दोज हु फील सोर ओवर द इल्स फ्रॉम विच डेमोक्रेटिक रिजाइम सफर्स शुड बी वेयर देयरफॉर ऑफ सजेस्टिंग अ क्योर विच इज लाइकली टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट। ये कह रहे हैं जो लोग थोड़े से उखड़े हुए हैं, जिन्हें ये हमारे डेमोक्रेसी की बुराइयों से तकलीफ हो रही है, कड़वी लग रही है, डेमोक्रेसी में कड़वाहट लग रही है, वो फिर भी क्या करें, वो थोड़ा सा सोचें और सावधान रहे कि भाई या तो कोई क्योर दे दो, और क्योर अगर आपने कोई ऐसा क्योर ना दे देना जिससे आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार ये कहे कि डेमोक्रेसी में ये गड़बड़ होती है तो इसे हटाइए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां तानाशाही राज करेगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा। तो कह रहे डेमोक्रेसी का विकल्प तानाशाही चुन मत लेना, ताकि आप उस तंत्र को ही खत्म कर दो जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ जयवीर जी, गेट बंद करते जाओ जी, गेट बंद करते जाओ। यस यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां इसलिए हैं कि जनता में जागरूकता नहीं है। जनता समझदार हो जाए, हम सिविलियंस अच्छे हो जाएं, तो हमारा तंत्र अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तंत्र को बुरा मान के तानाशाही को चुन लिया तो आप कभी भी दोबारा इस जैसे तंत्र को भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये बात बताना चाह रहा है। जनता भी तो जोकर है, योगा डे पे मैट अपने घर लेगी, स्ट्रीट लाइट अपने साथ लेगी। आप सारे ही तो ये काम करते हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ खाया और बाहर रैपर फेंक दिया। हम सब में भी तो सिविक सेंस कहां है ना, हम सब भी तो ये बात देखते हैं। आपकी गली का कोई आदमी एमएलए बने, आप उसके साथ लग लोगे चाहे वो खराब होगा, हम इसलिए लग लेंगे कि अपना तो जानकार, अपना तो फायदा होगा। तो भाई को कबीर साहब जी ने कहा ना, बुरा जो देखकर मैं चला,
बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपके मुझसे बुरा ना कोई। सारी गड़बड़े अपने ही अंदर हैं, उसको ठीक कर लो, तंत्र ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। वो कुछ ऐसा बताना चाह रहा है। अब वो ये कह रहे एक तो तसल्ली है डेमोक्रेसी में कि भाई अपनी आवाज तो उठा सकते हो। वो अलग बात है कि आवाज उठाने पे बहुत कुछ हो सकता है, सहना पड़ सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तो लोकतंत्र में अधिकार है। बता, अपन ने जंतर मंतर इसलिए बना रखा है कि आओ धरना प्रदर्शन करो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार से नाराजगी वहां जाके देश के दिल में बोलो ताकि जनता को सुने। कह रहे अगर अन्याय हो ना डेमोक्रेसी में तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा लो, लेकिन भाई साहब अगर टायरेनी ऑफ अ रिजाइम यानी एक तानाशाही वाले शासन में अगर अन्याय हो तो चुपचाप उसे क्या करना पड़ेगा, सहन ही करना पड़ेगा, और उसका कोई भी इलाज नहीं है। अरे भाई, कंस के राज्य में वसुदेव और देवकी जी की 7 संतानों को कंस ने मारा। अब वो तानाशाही थी, जनता को दुख था, लेकिन जनता चुप थी, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन राम जी के राज्य में लोकतंत्र था, अगर जनता को कोई बात बुरी लगती तो जनता विद्रोह कर सकती थी। तो ये कह रहे लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये भी है कि झेल लो, बाद में परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन तानाशाही में तो आप बदल ही नहीं सकते। आज रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आज रीडिंग के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, आज आप रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं आज आप। दिनेश ने अच्छी समरी बनाने की कोशिश की है। दिनेश, कुछ इस तरीके की लाइनें चाहिए। हां, तो देखो भाई, टॉपिक कितना प्यारा टॉपिक बना है, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। देखो, एक प्रेसी को आप टाइटल जरूर प्रोवाइड करवाएं एग्जाम में, चाहे कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो, प्रेसी को टाइटल जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, एक अच्छा सा टाइटल। तो मुझे दिखता है लोकतंत्र और तानाशाही। लोकतंत्र और तानाशाही, लोकतंत्र और तानाशाही। यार तुम लोग बात बहुत करते हो पढ़ते टाइम, बहुत बात करते हो तुम, ये दिखाता है तुम कितने सीरियस हो। नलायको, मैसेज तो सभी ने, सबके पास आया होगा, जो भी मैसेज आया होगा ईमेल पे, तुम्हारे व्हाट्सएप पे कुछ आया तो, लेकिन तुम गप्पे मार के समय बर्बाद करने में एक्सपर्ट हो। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप मेरी प्रेसी का टाइटल है, बहुत अच्छा टाइटल है। ये यही बातें हैं कि क्या चीज अच्छी है, लोकतंत्र अच्छा है या तानाशाही अच्छी है। भाई सीधी सी बात है, समाज को सुधारो, अपने आप बात बन जाएगी। समाज सुधरेगा तो अपने आप बात बनी जाएगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अभी पीछे से कहा था ना कि भाई राजनीति नहीं करनी, हमें धर्मनीति करनी है, तो वो धर्मनीति ही है जो वास्तव में चीजें बदल सकती है, राजनीति तो नहीं बदलेगी। डन है। ठीक है, क्लियर है बेटा। प्रीवियस ईयर के हैं, जो किताब तुम्हें बताता हूं ना उस किताब में से उठाया, उस किताब के प्रीवियस ईयर्स में से है। अब मैं तुम्हें खुश होने के लिए यहां पे वंश थ्रस्टी करो पढ़ा दूं तो खुश तो तुम भी हो, लेकिन पेपर वाले दिन तो गालियां दोगे, फायदा क्या है फिर। मैंने पहले ही बोला है कि मैंने लेवल सेंटर लेवल के अकॉर्डिंग रखा है इसका, रीडिंग तुम्हारी चेक करने के लिए भी कि तुम किस लेवल पे हो। और भाई साहब, अब आपने लेटर्स कर लिए, अब आपने एसेज कर लिए, अब आपने ट्रांसलेशंस कर ली, अब आप बेसिक लेवल पे प्रेसी नहीं कर सकते। अब बेसिक लेवल की प्रेसी नहीं चलेगी कि बेसिक लेवल की प्रेसी चलाए जाओ। ठीक है, तो अक्लमंद बनो। अब देखो क्या बात बताई जा रही है, समरी क्या कहती है। कह रहे जनरली आमतौर पे जो डेमोक्रेसी है ना, इसे रिगार्डेड टू बी अनसुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए
अनसुटेबल कहा गया है। अब उसने लिखा था डेवलपिंग कंट्रीज, उसको अपन ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह दिया। इस तथ्य को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फेलियर्स देखे गए हैं पिछली सरकारों के डेमोक्रेटिक तंत्र में। कह रहे हैं ऑब्वियस रीजन क्या है भाई, अगर फेल है डेमोक्रेटिक वे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये फेल क्यों है, रीजन क्या है? कह रहा है सबसे बड़ी बात तो है अनपढ़ता। जो सरकार चुनने वाली जनता है वो अनपढ़ है, उसको अकल नहीं है कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना। और दूसरी बात है अयोग्य, इनकॉम्पिटेंट था ना, इनएफिशिएंट लीडर। उसने लिखा था इनकॉम्पिटेंट मैन, हमने लिखा है इनएफिशिएंट लीडर। और साथ में इंटरनल डिसेंशन, सरकारें अंदर अंदर अदला बदली कर देती है, करप्शन को बढ़ावा देती है और तरक्की की जो रफ्तार है वो कम रहती है। कह रहे अब दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप। अब अगर हम इन बातों को खत्म करें तो फिर हमें दिखता है कि जो तानाशाही है वो तो एक रामबाण है डेमोक्रेसी की बुराइयों को मिटाने में, कि भाई तानाशाही में तो ऐसा है ही नहीं, किम जोंग उंग भाई साहब हैं, बात खत्म, डन है। बहुत बढ़िया सोनिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखना, लेकिन अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई, अब समरी कंप्लीट है, अब समरी कंप्लीट है, अब हमने हमारी प्रेसी कंप्लीट की है। अब आपने एक बार क्या किया, देखो आपने कैसा लिखा, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ही प्रेसी थी। पहले डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी सी बातें, पहले डेमोक्रेसी की बुराई बता दी, फिर डेमोक्रेसी की अच्छाई बता दी। पहले डेमोक्रेसी की बुराई बताई है ना, पहले डेमोक्रेसी की नेगेटिव बातें बताई, फिर डिक्टेटरशिप के बारे में बता दिया, फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की तुलना में डेमोक्रेसी को डंका बता दिया, फिर कह दिया लोग खुद तय कर लें। तो यही तो आर्ग्यूमेंटेटिव था कि एक तुम्हें विचार मिलेगा और पहले उस विचार को एक्सप्लेन करेगा और फिर उसी विचार को अपोज कर देगा। लेकिन कह रहे जो तानाशाही है ना, बट डिक्टेटर्स द वर्ल्ड ओवर, पूरे दुनिया में हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड, जो तानाशाही है ना वो भी एक योग्य और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। फॉर ऑल द फॉल्ट्स इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी इट प्रोवाइड्स फॉर स्मूथ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, दस रिप्लेसिंग द इनेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट वायलेंस एंड ब्लडशेड। कह रहे सारी कमियां होने के बावजूद भी लोकतंत्र में एक खूबी तो यही है कि आप स्मूथली सरकार को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना बेटा। एक सीएम गया, दूसरा सीएम आया, एक आदमी का भी खून नहीं बहा, कोई नहीं मरा। लोकतांत्रिक वे में हमने सरकारें बदल ली, पावर्स क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। लेकिन फिर लगाई जाती है इमरजेंसियां कि भाई साहब सरकार से हमें कैसे भगाओगे, इमरजेंसी लगा दी, हुआ था ना कांग्रेस के टाइम पे। तो कह रहे स्मूथ चेंज हो गया सरकार का, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। कि अगर आपको लगे कि जो इस बार प्रशासन तंत्र है वो अयोग्य है तो उसे आप बिना हिंसा के क्या कर सकते हो, बिना खून खराबे के हटा सकते हो। इस प्रकार का जो स्मूथ चेंज है ना, ये फॉरेन का मीनिंग होता है न्यू, ये नया है, ये एक नई विचारधारा है। किनके लिए, ऑटोक्रेटिक रिजाइम। ऑटोक्रेटिक का मीनिंग वही होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रिटिक का मीनिंग गवर्नमेंट, सेल्फ जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। भाई सीधी सी बात है, राजा वाला रूल अगर रहेगा कि एक राजा है देश का, तो फिर तो गड़बड़ है। जनता खुश नहीं है तब भी उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आप देखते भी होंगे खबरें, नॉर्थ कोरिया से लोग भागने की कोशिश करते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। लोग कोसते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा क्यों हो गए। यहां ऐसा तो नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या एक बार तुम्हें रीडिंग करनी आई है क्या? क्या तुम्हें यह पता लगा है क्या कि रीडिंग कैसे करनी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये वही वाली बात है कि अपने माँ बाबू को गलत बताया कि हमें टोकते हैं, घर छोड़ के चले गए, और जब दुनिया ने चांटे मारे तो घर ही याद आ गया कि भाई वापस आ गए, कि गलती होगी। आप लोगों की मार फिर भी, आपकी मार में फिर भी प्यार तो छुपा है, बाहर तो कुछ नहीं है। रीडिंग जितनी अच्छी उतनी अच्छी आप प्रेसी बना लोगे। जितनी अच्छी रीडिंग उतनी अच्छी आप प्रेसी बनाओगे। जिनकी रीडिंग स्किल्स कमजोर हैं उन्हें यह टफ लगेगा, नो डाउट लगेगा। यह अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, सेंटर लेवल का क्वेश्चन था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना रीड करोगे उतना बनाना आएगा। कार्टून नेटवर्क्स, अभी तो हमने लिखना सीखा ही नहीं, अभी तो हमने पढ़ना सीखा है।
और हमारे एक और कार्टून नेटवर्क, मैंने यही बोला, जो वर्ड तुझे समझ में ना आए उस वर्ड को स्किप मार, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, वोकैबुलरी बिल्कुल कमजोर है तो अगर अच्छे लेवल की प्रेसी आई तो भाई हाथ जोड़ लेना कि गए ये तो 5 नंबर। वैसे इतने अच्छे लेवल की मेरे को नहीं लगता आनी चाहिए, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा लेवल इजी ही रहेगा भाई, क्योंकि बेटा क्लैरिकल जॉब है ना, ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए इस प्रकार की प्रेसी आनी चाहिए, देखी भी गई है। क्लैरिकल जॉब के लिए मुझे नहीं लगता इस प्रकार की प्रेसी, इतनी चैलेंजिंग प्रेसी आए। टाइम तो बचेगा, 2 घंटे में भी जे तारा टाइम कम पड़ेगा तो फिर तो ये जन्म ही कम पड़ेगा कामयाब होने। 2 घंटे में भी कह रहे हैं टाइम कम हुआ, टाइम बचा तो। थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इजी प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन इजी भी करवाई है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी करवाई है, तो निश्चिंत रहें सारी टाइप की प्रैक्टिसेस बना लेंगे। अब डिक्टेटरशिप का एक वर्ड ढूंढ रखा है हमने, डिक्टेटरशिप हमने वर्ड निकाला है ऑथोरिटेरियन रिजाइम, रिजाइम का मीनिंग है शासन, ठीक है। अंडर डेवलप्ड को लिखा है पुअर या डेवलपिंग, इनकॉम्पिटेंट होता है अयोग्य, कॉम्पिटेंट होता है वैसे योग्य है। ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग है रुकावट पैदा, ब्लॉक या प्रिवेंट। डिसमेल का मीनिंग है डिसअपॉइंटिंग, सैड, निराश, हताश करने वाला। क्या करने वाला? हताश करने वाला। ये रहा बेटा, और वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। सफरेज, इसको ऐसे याद रखो, कह रहे सफरिंग इसलिए है क्योंकि अभी एज नहीं हुई वोट देने की, वोटिंग करते ही, वोट की एज मिलते ही तो बदल देंगे सरकार। राइट टू वोट। टायरेनी को याद रखना, क्रूल रूल, क्रूल रूल, निर्दयी तंत्र। ऐसे याद रख लो, जो तुम्हारी ताई है ना, ताई, उसको देखते ही तुम भाग जाते हो, ताई को देख के नानी याद आ जाती है, ताई बिल्कुल क्रूल है हमारी। अंडरमाइन मैंने पहले बताया था, कमजोर कर देना, किले की दीवार से समझाया था, माइन बना दिया अंडर। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है बदलाव, फोर्सफुल चेंज इन गवर्नमेंट। अब अगला दिखाऊंगा, अगला थोड़ा सा इजी है, अगला दिखाऊंगा, अगला थोड़ा सा क्या रहने वाला है, इजी रहने वाला है। अगले की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है। हाँ, वो कैब के ऑल्टरनेटिव्स चाहिएंगे रिचा, एज इट इज वर्ड्स उठाएगी तो नंबर कटेंगे। वो कैब के क्या चाहिएंगे? ऑल्टरनेटिव्स चाहिएंगे। बात समझ में आ रही है? सिनोनिम्स चलेंगे ना दीपिका, सिनोनिम्स चलेंगे। स्वीटी 30 में नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, 30 में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर ये 30 नंबर का कर दिया तो 70 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। यार ये बातें तुम इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकते यार, तुम लोग थोड़े तो बड़े बनो। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होएगी, जहां तुम लिख रहे हो वहां क्यों नेगेटिव मार्किंग होएगी? सच्ची में कई बार तो तुम्हारे कमेंट देख के मेरे को वो गब्बर का डायलॉग वाजिब लगता है कि हाथ मुझे दे दे बस तू, और सारा कुछ छोड़। डन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं जी, एक क्वेश्चन की रीडिंग हम और करते हैं भाई। अब ये आसान है, ये छोटा भी है, वो वाला एक बड़ा रख लिया गया, ये छोटा है। हालांकि इसको पहले नंबर पे ले आना था तो बच्चे थोड़े कम घबराते। If by some magic you could be granted one quick wish, perhaps you might wish to be popular. अगर किसी जादू से तुम्हें एक विश मांगने का मौका मिले तो शायद तुम पॉपुलर होना मांगोगे। ना ना ना, मैं तो अंबानी का छोरा बनना मांगूंगा। कह रहा है अगर एक जादू से तुम्हें क्या कर दिया जाए, तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका दे दिया जाए तो तुम पॉपुलर होना मांगोगे। बीइंग पॉपुलर मीन्स लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आप पॉपुलर है तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, एंड दैट इज अ बिग ऑर्डर।
कह रहे हैं कि अगर आपको एक मौका मिले कोई इच्छा मांगने का तो आप शायद से पॉपुलर फेमस होना मांगोगे, ताकि ज्यादा लोग आपको जाने और आपसे प्यार करें, ना कि आपका एक छोटा सा सोशल सर्कल जिसमें आप रहते हो। एट द सेम टाइम यू टू कैन बी वेल लाइक्ड इफ यू आर विलिंग टू बी ऑन गार्ड अगेंस्ट द पेरिल्स ऑफ पॉपुलैरिटी। कह रहे सेम टाइम पे यानी इसी क्षण तुम्हें भी लोग पसंद कर सकते हैं अगर तुम्हें पता हो, तुम सचेत हो उन खतरों के बारे में जो खतरे पॉपुलैरिटी मिल जाने के बाद आते हैं। जैसे भाई कोई फेमस एक्टर है, उसको सारे जानते हैं और सारे उसको पसंद भी करते हैं, सारे जानते हैं और सारे उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन पॉपुलर होने के कुछ नुकसान भी है। इंसान को अपनी छवि को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। इंसान में लोग एक वो देखते हैं छवि, उसको उसी छवि में ढलना पड़ता है फिर। ठीक है, डन है, आ जाओ और आगे चलते हैं ना। यार एक विश भगवान मांगने को दे, मैं तो मोक्ष मांगू। ये भगवान पर पेंडा छुड़ाई, कितने जन्म हो गए थपेड़े खाते हुए, ये मोक्ष दे, फारिग करम है इस माया रूपी संसार से। आगे देखना, लेट अस कंसीडर सम ऑफ दीज, कुछ बातें और बता रहा है। कह रहे यू कैन नॉट बी पोलाइट एंड फ्रेंडली टू सम एंड नॉट टू अदर्स विदाउट द वर्ड गेटिंग अराउंड एज टू वट काइंड ऑफ अ पर्सन यू रियली आर। देखो कह रहा है अगर आप पॉपुलर होगे ना तो आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के प्रति आप पोलाइट हैं, कुछ लोगों के प्रति आप में दया नहीं है, कुछ लोगों को आपने उल्टा बोल दिया। अगर ऐसा है तो आपकी सोशल इमेज पे क्वेश्चन आ जाएगा और लोग आपसे सवाल करेंगे कि तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी क्या है, तुम वास्तव में कैसे हो। वेन यू आर कंसिडरिंग अदर पीपल, अब एक और तरीका बता रहा है, पॉपुलर तो नहीं होगे लेकिन उतना ही फेम पाओगे जितना फेम पॉपुलर लोगों को मिलता है। कह रहे जब तुम दूसरे लोगों से बात करो ना तो उनको समय दो। क्या समय दो? उनके साथ फ्रेंडली होने का। फोक्स का मीनिंग है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। जब तुम लोगों से मिलो तो समय लो उनके साथ फ्रेंडली होने का और उनको ट्रीट करो रिस्पेक्ट के साथ। वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आपको क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ना सिर्फ ऐसा सोचेंगे गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग होता है किसी काम का ना होना। कह रहा है पॉपुलर हो ना हो, एक तरीका बता देता हूं जिससे लोग तुमसे क्या करेंगे, प्यार करेंगे। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब तुम लोगों से मिलो उनसे अच्छे से बात करो, उन्हें अपना दोस्त बनाने में समय लो, उनको समझो, ताकि लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हारा सम्मान करें और लोग तुम्हारी कदर को क्या करेंगे, समझेंगे। यानी भाई सारा से बढ़िया प्यार से बात करो। नोट, ये तो मैंने बता दिया। एंड डू नॉट फॉरगेट टू बी काइंड टू द लिटिल किड्स टू। कह रहे छोटे बच्चों के साथ भी क्या रहो, काइंड रहो। ये छोटे बच्चों के साथ भी काइंड रहना, क्या ना करना, भूलना नहीं है। वो ये बात बता रहा है। आगे फिर कह रहा है अगेन यू मस्ट थिंक ऑफ अदर्स एंड कंसिडर देयर विशेस। साथ ही साथ ये बात भी समझो भाई पॉपुलर हो या ना हो, लेकिन तुम समाज में जिस रोल में हो वहां पोलाइट काइंड हो जाओ, रिस्पेक्टफुल हो जाओ, लोग तुमसे वैसे ही प्यार करना शुरू कर देंगे। वो ये कह रहा है। और साथ ही साथ तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, उनकी इच्छाओं को भी समझना होगा। अगर एक मेजोरिटी जीत जाए, यानी तुमने कुछ कहा कि ऐसा हो और ग्रुप कुछ और कह रहा है, तो तुम्हें वो बात समझनी होगी, है ना। हो सकता है तुम्हारी बात का कई बार अहमियत खत्म हो जाए। भाई सीधी सी बात है, ग्रुप में 10 लोगों ने बोले समोसे आएंगे, तुमने कहा सैंडविच, तो ये नहीं है समोसे आए तो मैं नहीं खाता। अब खुशी खुशी खा लो, क्या बात होगी। मेजोरिटी जीतेगी तो क्या बात होगी। कह रहे रिमेंबर दैट बीइंग अ गुड स्पोर्ट इज अनदर वे टू हेल्प योर पॉपुलैरिटी। यहां थोड़ी सी पोइटिक सी लैंग्वेज यूज कर रहा है। अ गुड स्पोर्ट का मीनिंग है भाई सीधी सी बात है, गुड स्पोर्ट का मीनिंग है गुड स्पोर्ट्समैन। ए गुड स्पोर्ट्समैन कौन होता है? जिसे जीतने पे अहंकार नहीं होता, डाउन टू अर्थ रहता है, और जो हारने पे नेगेटिव नहीं होता, निराश नहीं फील करता। उसे पता लगता है हार जीत गेम का हिस्सा है भाई, कोई हारेगा कोई जीतेगा, गेम तो ऐसे ही चलेगा। तो ना जीत उसको बदले ना हार उसको बदले, ऐसा व्यक्तित्व तुम बना लो, इससे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। यहां पॉपुलैरिटी का मीनिंग है जो लोग तुमसे प्यार करेंगे, जो लोग तुम्हें चाहेंगे, यहां वो मीनिंग है इसका। कह रहे अ गुड लवर डज नॉट कंप्लेन व्हेन द प्लान्स डू नॉट गो हिज वे। यानी अ गुड लवर यानी एक गुड पर्सन जो है ना, वो कभी कंप्लेन ही नहीं करेगा जब उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेंगी। एट सम टाइम डू नॉट बी अफ्रेड दैट यू आर रिस्किंग योर पॉपुलैरिटी टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट। और कई बार ऐसा भी ना हो कि आपके सबसे अच्छे लिंक है और कुछ गलत हो रहा है और आप वहां भी चुप रहो कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो कह रहे
आप अपनी पॉपुलैरिटी को रिस्क करो। अगर आपको लगता है ये चीज गलत है तो आप उस गलत चीज को भी क्या करो, बताओ। ठीक है, अगर आपको लगे ये चीज गलत है तो आप उस चीज को गलत भी क्या करो, बताओ, गलत प्रूव करो अगर वो चीज गलत है तो। ठीक है, ये कह रहा है कि पॉपुलर होना मकसद नहीं है, मकसद है कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुमसे प्यार करें। ये कैसे संभव है? ये संभव है जब तुम लोगों का सम्मान करो, जब तुम उनकी बात समझो, बच्चों के साथ काइंड रहो, एक ग्रुप का हिस्सा बनो। अगर ग्रुप में मेजोरिटी जीत जाए, तुम्हारा फैसला लागू ना हो, तब भी खुश रहो। और कभी अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश ना करो कि भाई बस मेरी बात फॉलो, तुम्हारी बात फॉलो वेल एंड गुड है, ना फॉलो तब भी शांत रहो, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। और कभी तुम्हें ऐसा लगे कि यहां ये चीज गलत है तो अपनी बात को जरूर से रखो कि मेरा ऐसा मानना है ये चीज आप यहां गलत कर रहे हैं, यानी अपने व्यक्तित्व को भी मत कहो। इट टेक्स करेज टू से सो एंड इज अप्रिशिएटेड। ऐसा करने के लिए हौसला चाहिए। अगर तुमने कभी आवाज उठाई कि ये चीज गलत है तो हौसला चाहिए, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, सम्मान मिलेगा। यानी यहां इसने पॉपुलैरिटी के बारे में बताया है कि भाई पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जा सकती है, पॉपुलर होने का सीक्रेट क्या है। परमात्मा एक वरदान मांगने को दे तो पॉपुलैरिटी को नहीं चुनना। पॉपुलर होने का एक तरीका ये है कि जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं उनके साथ हम्बल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहो, उनकी बात मानो, जिद्दी को छोड़ो, तो भी आप पॉपुलर ही हैं। जल्दी बोलो, जल्दी। क्या ये बात क्लियर आई? बीइंग पॉपुलर वर्सेस बीइंग ह्यूमन नहीं, इसका एक अच्छा टाइटल बन सकता है द सीक्रेट ऑफ पॉपुलैरिटी। पॉपुलर कैसे हो? पॉपुलर होने का मतलब है कि पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट हो जाओ, लोग अपने आप आपको पॉपुलर कर देंगे। बेटा सुमित, तो तेरे को रिकॉर्डिंग में टेंस दे तो रखे हैं, उसमें मैंने ही तो करवाए हैं, देख ले वहां से टेंस, देख ले। और ये चीजें बेटा टीचर के हाथ में नहीं होती, टीचर तो एक सैलरीड पर्सन है, वो तो अपनी दिहाड़ी वाला इंसान है टीचर तो एक, ये तो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं बालक। द सीक्रेट ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी पॉपुलर होने का सीक्रेट, रहस्य क्या है? कितना प्यारा टॉपिक है ना, रहस्य ये रहा। यानी कहीं ना कहीं प्रेसी पढ़ के नोवेल पढ़ने वाली सी फीलिंग आ रही है, ज्ञान भी मिल रहा है और साथ साथ तुम्हारा वो भी हो रहा है, थिंकिंग पैटर्न भी बदल रहा है ना। कह रहे पॉपुलैरिटी को सिर्फ इच्छा कर देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको कमाया जाता है। कमाया कैसे जाता है? अच्छे व्यवहार के कारण और दूसरों का सम्मान करके। एक व्यक्ति को हमेशा पोलाइट और फ्रेंडली होना चाहिए हर इंसान के साथ, ना कि लोगों को अलग अलग ट्रीट करना, किसी के साथ अच्छे हो किसी के साथ गंदे हो तो फिर गलत बात है। अपना स्वभाव है कि आप सबके साथ अच्छे हैं, दया आपके अंदर हो, कंसीडरेशन, आप दूसरों की बातों को समझो, दूसरों की फीलिंग्स को समझो, और मेजोरिटी के डिसीजन को रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली आपको एक्सेप्ट करना आ जाए, यही एक इंसान को लाइकेबल बनाते हैं। ठीक है, वन शुड नोट, थोड़ी सी सलाह और दे रहे हैं, कह रहे एक बंदे को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जब चीजें उसके अकॉर्डिंग ना चलती हो। One should not complain when the things do not happen according to one's wishes. तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग चीजें ना हो तो कंप्लेन ना करो। ट्रू पॉपुलैरिटी, सही मायने में जो लोकप्रियता है ना, वो क्या है, उसे वो करेज की भी आवश्यकता है, ये सपोर्ट करने की कि क्या चीज राइट है, और चाहे उस मोमेंट पे आप लोगों का क्या खो जाओ, अप्रूवल खो जाओ। गुड कैरेक्टर एंड पॉजिटिव एक्शंस आर द रियल सोर्सेज ऑफ लास्टिंग पॉपुलैरिटी। कोई इंसान तुम्हें कब याद रहेगा? कोई इंसान तुम्हें तब याद रहेगा जब वो तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुल है, एडजस्टेबल है, तो आप उसकी तारीफ उसकी पीठ पीछे करेंगे। ये वही कह रहा है कि पॉपुलर होने का मतलब है पोलाइट, रिस्पेक्टफुल हो जाओ, बाकी बातें अपने आप बन जाएंगी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हुई? तो आज प्रेसी की फर्स्ट क्लास थी। हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लगी, हो सकता है कुछ एक को मजा आया, आसान लगी, टेंशन बिल्कुल ना लें। आने वाले 2 दिन मैं रीडिंग के ऊपर काम करवा रहा हूं कि रीडिंग ज्यादा करें, फिर मैं आपको लिखने के बारे में पैटर्न समझाऊंगा कि लिखते कैसे हैं। तो आज की क्लास भी थोड़ी सी रीडिंग ओरिएंटेड थी कि आप प्रेसी को समझो, प्रैक्टिस मारो।
और इन द सेम वे कल भी क्लास थोड़ी सी रीडिंग ओरिएंटेड रखेंगे। प्रेसी भी टफ नहीं है, प्रेसी भी आसान है, लेकिन यहां कुछ फिक्स नहीं किया जा सकता, यहां चीजों को समझना पड़ेगा। मैं पूछ, जल्दी पूछ, तेरा क्वेश्चन जल्दी पूछ ले, जल्दी, समय ना ही है बालक। यहां चीजों को वो नहीं किया जा सकता फिक्स कि हर बार ये लिख दो, हर बार ये लिख दो। जैसे एस्से में तुम्हें बातें बताई थी ना, इंट्रो में ये, इसमें ये, यहां ऐसा नहीं है। यहां तो वो है भाई, तूने क्या समझा है, तू उसके अकॉर्डिंग लिख, क्या लिखेगा। हो सकता है आज का सेशन किसी को चैलेंजिंग लगा हो, वो एक बार दोबारा देख लेगा, बात बन जाएगी उसकी। हाँ, पहली क्लास में मुश्किल लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये करेक्शन पोर्टल है, गलतियां हुई है तो उन्हें ठीक करना है। अगर तुम्हारी सिस्टर ने पेमेंट ही नहीं की तो उसका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ ना, बिना फॉर्म सबमिट हुए कैसे बात बनेगी। रजनी रिवाइज कर, रिवीजन कर, रिवीजन बार बार कॉपी रिवाइज कर। वोकैब की पहली क्लास में बताया था, एक क्लास लगा के दूसरी क्लास तभी लगाओ जब पहली क्लास रिवाइज हो। बार बार रिवाइज करो, बार बार। मनीषा, ग्रामर की गलतियां हो रही है, एक चेकलिस्ट बना। ग्रामर में नाउन की गलती हो रही है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, जो गलतियां हो उनकी चेकलिस्ट बना। फिर लिखने के बाद उस चेकलिस्ट को तेरे सामने रख और फिर आइडेंटिफाई कर तेरी गलतियां। ऐसे तेरा दिमाग अलर्ट मोड में आएगा कि हाँ, ये गलतियां मैं कर रही थी। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। मैं यहां से आगे की मुलाकात और तुम्हारे साथ कल ही करूंगा। लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ, वोकैब की क्लास 6 बजे करेंगे, 6:10 के आसपास स्टार्ट करूंगा वोकैब की क्लास।